हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी राहु केतु। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे सब लोग फूफा कह के बुलाते हैं। अब फूफा बच्चों को राहु और केतु के बारे में बता रहा था कि कैसे समुद्र मंथन के दौरान देवता और असुर आमने सामने थे और सभी को बस अमृत के प्रकट होने का इंतजार था, जिसे पीते ही देवता और असुर दोनों ही अमर हो जाएंगे। बट देवता सोचते हैं कि अगर असुर अमर हो गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और इसी वजह से वो विष्णु भगवान के पास जाते हैं और उन्हें ये सारी बात बताते हैं। जो सुनने के बाद विष्णु भगवान अप्सरा मोहिनी का रूप लेकर असुरों को शराब देते हैं और देवताओं को अमृत पिला देते हैं। बट ये चीज एक असुर नोटिस कर लेता है और वो भी देवताओं का रूप धारण करके वहां पर जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद उसने भी अमृत पी लिया था और वो भी अमर हो गया था। अब ये देख विष्णु जी को काफी गुस्सा आता है और वो अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट देते हैं, जिसकी वजह से उस असुर के 2 टुकड़े हो गए थे। बट उसने अमृत पिया था जिसकी वजह से वो मर नहीं सकता था। बट अब उसके 2 टुकड़े हो चुके थे जिन्हें राहु और केतु का नाम दिया गया, जो कि ना ही देवता है और ना ही असुर, बस 2 ग्रह जो किसी भी इंसान की जिंदगी में हावी हो जाए तो उसकी लंका लगना तय है। अब फूफा चाहता है कि ये राहु और केतु धरती पर आए और कुल्लू मनाली में जो नशे का कारोबार फैल रहा है उसे जड़ से खत्म कर दे। जिसके बाद फूफा चारूलाल नाम के एक राइटर से आकर मिलता है जिसके पास एक ऐसी चमत्कारी किताब थी जिसमें जो भी कहानी लिखी जाए वो सच हो जाती थी। इस किताब का नाम अतरंगी कहानियां है। अब फूफा को इस किताब के बारे में सब कुछ पता था और इसी वजह से वो चारूलाल से कहता है कि वो ऐसे 2 कैरेक्टर्स पर कहानी लिखे जिनकी मदद से कुल्लू मनाली में जो भी नशे का कारोबार है वो खत्म हो जाए। अब चारूलाल फूफा से कहता है कि उसने 2 कैरेक्टर्स बनाए थे, राहु और केतु, और उन्हें कहानी के माध्यम से धरती पर भी लाया। बट उनके साथ साथ मनुष्यत भी आ गई ताकि मनुष्यत से वो नशे के कारोबार को खत्म कर सके, लेकिन ये मनुष्यत उन्हें ही बर्बाद कर रही है। जिसके बाद हम राहु और केतु को दिखाया जाता है जो कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। जैसे कि अगर कोई नया घर बना रहा हो और इनकी नजर उस पर पड़ जाती है तो घर ही गिर जाता है। फिर दोनों एक ढाबे पर जाकर चाय पीने लगते हैं कि तभी उस ढाबे पर एक कार अंदर ही चली आती है जिसकी वजह से ढाबा ही गिर पड़ता है। अब ये दोनों जहाँ भी जाते सब लोग इनसे डरते थे क्योंकि वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती थी। जिसके बाद ये लोग एक रामलीला के प्रोग्राम में जाते हैं जहाँ पर जो गांव का सरपंच था वही ताड़का बना हुआ था। अब जैसे गांव वाले इन दोनों को वहां पर देखते हैं सब लोग डर कर वहां से भागने लगते हैं। बट सरपंच वहीं पर रुकता है और जैसे वो इन दोनों को देखता है पता नहीं उसे क्या हो जाता है, वो अपने सारे गुनाह कबूल करने लगता है कि किस तरह से वो नशीली चीज़ों का बिजनेस करता है और टूरिस्ट को उसे सप्लाई करता है, साथ ही वो बच्चों को भी किडनैप करता है। एक्चुअली सरपंच को अपने सामने असली राहु केतु दिखाई दे रहे थे और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि उसको हार्ट अटैक आता है जिसकी वजह से उसकी जान ही चली जाती है। जिसके बाद वहां पर कांस्टेबल बंसी आता है जो कि सभी गांव वालों के सामने राहु केतु से पूछताछ करता है। वो उनसे पूछता है कि आखिर उन्होंने सरपंच के साथ ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जिस पर ये दोनों यही कह रहे थे कि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने क्या किया। वो बंसी को बताते हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है। अब ये सुनने के बाद बंसी उनकी बातों पर यकीन नहीं करता और कहता है कि जब तक वो उन्हें पिटेगा नहीं वो लोग असली बात नहीं बताएंगे। और इसी वजह से जब वो उन्हें पीटने जा रहा था तो अचानक उसका मुंह टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। राहु केतु उसे यही बताते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो कौन है। एक्चुअली उनका नाम वरुण और पुलकित है, बट सब लोग उन्हें राहु केतु कह के बुलाते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि अभी वो कहाँ पर है। वो बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके लाइफ का कंट्रोल उनके पास नहीं है, जैसा कोई उनकी कहानी लिख रहा है वैसा ही उनके साथ होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चारूलाल ही वो राइटर है जिसकी वजह से राहु केतु की लाइफ इस तरह से थी। वो अपनी कहानी में जो भी लिखता वो वैसा ही हो रहा था, साथ ही जिसके भी सामने राहु केतु का असली रूप आता वो अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता। अब कहानी में कुछ बड़ा करने के लिए फूफा के कहने पर चारूलाल इस कहानी में एक लड़की को लाता है ताकि माया के जाल में फंसकर राहु और केतु अपने बारे में कोई ज्यादा सवाल ना करे, जैसे कि वो कौन है और कहाँ से आए हैं। जिसके बाद राहु एक मीनू नाम की लड़की को देखता है और वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जो देखकर मीनू से थप्पड़ लगा देती है और वहां से चली जाती है। फिर भी दोनों उसका पीछा नहीं छोड़ते। दोनों उसके पीछे पीछे एक क्लब में जाते हैं जहाँ मीनू डांस करती है। जिसके बाद हम मोर्देशाई नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। एक्चुअली उसके सारे बिजनेस नशे से रिलेटेड थे और आज वो एक आदमी को मारकर उसकी बॉडी को आग में फेंक देता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि मीनू ने मोर्देशाई से कुछ पैसे उधार लिए थे ताकि वो अपने खेत में गांजा उगा सके, और उसका गांजा काफ़ी अच्छा उगा था जिसकी वजह से मीनू बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि अब उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे।
तभी वहाँ पर मीनू के पापा आते हैं और मीनू अपने पापा को भी अपनी खेती दिखाने लगती है। ये देखकर उसके पापा काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं कि मीनू ने ऐसी खेती की और वो उसे बर्बाद करने में लग जाते हैं। ये देखकर मीनू की माँ भी वहाँ पर आती है और वो भी उन्हें रोकने की कोशिश करती है। उनका कहना था कि उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, बट उसके पापा नहीं सुन रहे थे, जिसकी वजह से मीनू अपने पापा को धक्का देती है और वो जाकर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखकर मीनू काफ़ी डर गई थी, लेकिन यहाँ पर उसकी माँ उसे संभालती है और कहती है कि उन्हें आगे का सोचना चाहिए। जिसके बाद मीनू बंसी को घर पर बुलाती है। एक्चुअली बंसी मीनू को पसंद करता था, जिसकी वजह से मीनू बंसी के साथ फ्लर्ट करने लगती है और उसे कहती है कि वो उसके साथ शादी करेगी। अब ये सुनते ही बंसी तुरंत उसका केस पलट देता है। वो कहता है कि वो लोग यही बताएंगे कि एक्चुअली मीनू के पापा ने खुद को ख़त्म किया है। इसलिए वो मीनू और उसकी माँ से कहता है कि कल वो पुलिस स्टेशन आए और उसके पापा की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करे। अब ये सुनने के बाद मीनू भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद हम राहु और केतु को देखते हैं, जो कि एक आदमी के पास जाते हैं, जो कि सरपंच के लिए किडनैपिंग का काम किया करता था। अब यहाँ पर जैसे ही वो राहु और केतु को देखता है, उन्हें राहु और केतु का असली रूप दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो भी अपने सारे गुनाह कन्फेस करता है। अब यहाँ पर राहु और केतु उस आदमी से रामलीला में रोल मांगते हैं, बट वो आदमी उन्हें रोल देने से मना कर देता है। वो यहाँ पर उनसे कहता है कि जब पानी पर कोई पत्थर तैरेगा तो उसके बाद ही वो उन्हें रोल देगा। अब ये सुनने के बाद राहु डिसाइड करता है कि वो अपने आप को पत्थर से बांधेगा, जिसके बाद पानी में कूद जाएगा। जिसके बाद उसे लगता है कि पत्थर तैरने लगेगा, बट जब वो पानी में कूदता है तो खुद ही नीचे जाने लगता है, जहाँ पर उसे मीनू के पापा की बॉडी दिखाई देती है और वो तुरंत उसे निकाल कर पुलिस स्टेशन लेकर आने लगता है। तो वही हम मीनू और उसकी माँ को देखते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन में आते हैं और एसएचओ दीपक के पास मीनू के पापा की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने लगते हैं। कि तभी वहाँ पर राहु और केतु मीनू के पापा की बॉडी को लेकर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये बॉडी उन्हें नदी में मिली है और ऐसा लग रहा है कि इनकी मौत पानी में डूबकर नहीं हुई, बल्कि किसी ने उन्हें मारा है, जिसके बाद उन्हें पानी में फेंका है। अब ये देखकर मीनू बुरी तरह से डर गई थी। अब राहु केतु की वजह से मीनू का सारा प्लान उल्टा पुल्टा हो गया था और इसी वजह से वो दीपक को अपने जाल में फंसाकर उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट करने लगती है। जिसके बाद वो उसे अपनी सारी सच्चाई बताती है और कहती है कि अगर उसने उसे बाहर निकाला तो वो उसके साथ शादी करेगी। अब ये सुनकर दीपक काफ़ी खुश हो जाता है। वो राहु केतु को कस्टडी में लेने के बाद जल्दी से मीनू के पिता की बॉडी का अंतिम संस्कार करवाने का इंतजाम करता है। अब इसी दौरान मीनू दीपक को बताती है कि उसकी एक और प्रॉब्लम है। वो बताती है कि उसने मोर्देचाई से काफ़ी सारे पैसे उधार लिए थे, बट उसके पापा ने मरने से पहले उसकी जो खेती थी वो सारी बर्बाद कर दी और उसे मोर्देचाई को उसके पैसे लौटाने हैं, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगा। अब ये सुनकर दीपक उससे कहता है कि मोर्देचाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आदमी है और यहाँ पर मीनू ने उसके साथ पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब वो उसके साथ क्या करेगा ये वो सोच भी नहीं सकता। यहाँ पर दीपक उससे कहता है कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हम मीनू को देखते हैं, जिसके पास बंसी आता है और वो मीनू से नाराज़ था क्योंकि मीनू अब दीपक के साथ फ्लर्ट करने लगी थी। तो मीनू कहती है कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो ना ही मीनू बचती और ना ही बंसी। जिसके बाद हम दीपक को देखते हैं, जिसे मोर्देचाई से 20 लाख रुपए मिले थे, क्योंकि मोर्देचाई ने जो मर्डर किया था उसे दीपक ने छुपाया था और दीपक ने वो सारे पैसे एक अलमारी में रखे थे। अब दीपक डिसाइड करता है कि मीनू के पापा की मौत का जिम्मेदार वो राहु केतु को ठहरा देगा, जिसके बाद मीनू आज़ाद हो जाएगी और इसी वजह से वो कांस्टेबल से कहता है कि वो जाकर राहु केतु से पूछताछ करे। जिसके बाद कांस्टेबल ऐसा ही करता है, बट जैसे ही वो राहु केतु के सामने आता है, उसके सामने असली राहु केतु आ जाते हैं और वो भी अपने सारे क्राइम कन्फेस करता है, जैसे कि उसने कहाँ से रिश्वत ली थी और कहाँ पर उसके पैसे हैं। तभी उस कांस्टेबल को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी बेटी उसके सारे पैसे और गहने लेकर एक हलवाई के साथ भाग गई। ये देखकर वो कांस्टेबल काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। अब तभी वहाँ पर बंसी भी आ जाता है और वो दीपक से कहता है कि वो राहु केतु से दूर ही रहे, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा मनूस है और ये जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है। बट दीपक को बंसी की बातों पर यकीन नहीं आता और वो खुद जाकर राहु केतु से पूछताछ करने लगता है। अब राहु केतु उसे कहते हैं कि वो गलत कर रहा है, वो जानता है कि उन दोनों ने कुछ भी नहीं किया, फिर भी वो खामखा उन्हें ब्लेम कर रहा है। बट यहाँ पर दीपक चुप नहीं बैठता और उनसे कहता है कि वो उन दोनों को सबक सिखाएगा। तभी दीपक ने जो अलमारी में पैसे रखे थे उस अलमारी को आग लग जाती है, जिसकी वजह से सारे पैसे जल जाते हैं, जो देखकर दीपक को एहसास हो जाता है कि ये दोनों सच में मनूस है और इसी वजह से वो बंसी से कहता है कि अब वो इन दोनों को एनकाउंटर में ख़त्म कर देगा। जिसके बाद हम फूफा को देखते हैं, जो कि कहता है कि अब समय आ चुका है कि वो राहु केतु से मिलकर उन्हें सब कुछ सच बता दे, ताकि वो अपनी कहानी खुद लिख सके। अब जब दीपक बंसी के साथ राहु और केतु का एनकाउंटर करने के लिए उन्हें लेकर आता है,
तभी वहाँ पर रास्ते में फूफा उनका रास्ता रोकता है, जिसके बाद वो दीपक, बंसी और राहु केतु को सारा सच बताता है कि कई साल पहले सिकंदर के सेनापति के पास एक ऐसी किताब थी जिसमें वो जो भी लिखता वो सच हो जाता, जिससे कोई भी अपनी या किसी और की किस्मत बदल सकता था। वो किताब चारूलाल नाम के एक राइटर के हाथ लगी और उसने राहु केतु को कहानी में लिखा। वो कहता है कि चारूलाल ही है जिसने राहु और केतु को जन्म दिया और अब वही उनकी किस्मत लिख रहा है। अब दीपक को फूफा की बातों पर विश्वास नहीं होता, फिर भी वो चारूलाल के पास जाकर वो किताब अपनी आंखों से देखना चाहता था। इसी बीच हम मीनू को देखते हैं, जिसे मोर्देचाई मारने के लिए आता है, लेकिन वो किस तरह से बचकर वहां से भाग निकलती है। जिसके बाद वो बंसी को कॉल करके सब कुछ बताती है, तो बंसी उसे किताब के बारे में बताता है। अब जैसे ही मीनू इस बारे में सुनती है, वो तुरंत चारूलाल के पास जाती है और उसे बातों ही बातों में किताब के बारे में पूछने लगती है। अब चारूलाल उसे किताब के नियम बता रहा था, तभी उस मौके का फायदा उठाकर मीनू किताब चुराकर वहां से भाग जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद फूफा भी सबके साथ चारूलाल के पास आता है ताकि वो दीपक को ये किताब दिखा सके। बट यहाँ पर चारूलाल बताता है कि वो किताब चोरी हो गई। ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान थे और वो लोग हर जगह उस किताब को ढूंढने लगते हैं। अब वो जानते थे कि दीपक और बंसी उन्हें ऐसे ही जाने नहीं देंगे और इसी वजह से मौका देखकर राहु केतु, फूफा और चारूलाल ये सभी लोग वहां से भाग निकलते हैं। जहाँ फूफा चारूलाल से कहता है कि वो चिंता ना करे, किस्मत को अपना खेल खेलने दे, इससे करप्शन खत्म होकर रहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मीनू काफी खुश थी क्योंकि अब उसके पास वो किताब आ गई थी जिससे वो अपनी किस्मत बदल सकती थी। वो डिसाइड करती है कि अब वो गांजा क्वीन बनेगी और इसी वजह से वो उस किताब की कहानी लिखने लगती है। यहाँ पर उसे चारूलाल ने बताया था कि अगर एक कहानी शुरू हो जाए तो उस कहानी को खत्म करने के बाद ही दूसरी कहानी शुरू हो सकती है और इसी वजह से मीनू डिसाइड करती है कि वो पहले इसी कहानी को कंप्लीट करेगी। जिसके बाद वो लिखती है कि राहु और केतु की आपस में लड़ाई हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि राहु और केतु एक दूसरे को मारने लगते हैं, साथ ही वो एक दूसरे के बारे में बहुत ही बुरा बोलने लगते हैं। फिर वो केतु को अपने पास बुलाकर कहती है कि केतु उसकी कहानी का हीरो होगा और अगर केतु ने उसकी बात नहीं मानी तो वो राहु के लिए ऐसा लिखेगी कि राहु की मौत हो जाएगी। जिसके बाद वो केतु से कहती है कि वो जाकर राहु को बताए कि आज के बाद वो दोनों कभी भी नहीं मिलेंगे। जिसके बाद केतु राहु से कहता है कि आज के बाद वो दोनों नहीं मिल सकते, बट वो उसके पास एक ना एक दिन जरूर आएगा, वो चिंता ना करे क्योंकि राहु और केतु एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जिसके बाद मीनू केतु से कहती है कि उसने बुक में लिखा है कि केतु जाकर मोर्देचाई को मार देगा। जिसके बाद केतु मोर्देचाई के पास आता है उसे मारने के लिए, बट खुद ही पिटकर वापस आ जाता है। ये देखकर मीनू सोचने लगती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि उसने बुक में लिखा था कि केतु जाकर मोर्देचाई को मार देगा। तब उसे याद आता है कि चारूलाल ने उसे कहा था कि कहानी के हीरो के बगैर कहानी आगे नहीं बढ़ेगी और इस कहानी के हीरो दोनों राहु केतु थे, यानी कि अगर वो दोनों साथ होंगे तभी वो जो लिखेगी वो पूरा होगा। जिसके बाद वो राहु को वापस बुलाती है। जिसके बाद राहु केतु के साथ जाकर मोर्देचाई के गुंडों के साथ उसे पीट देता है। ये देखकर मोर्देचाई जब उनकी तरफ गन पॉइंट करता है तो उसकी गन ही फट जाती है, जिसकी वजह से मोर्देचाई के हाथ में बस एक उंगली बची थी। साथ ही मीनू को दीपक को भी सबक सिखाना था क्योंकि दीपक के पास बहुत सारे पैसे थे बट उसने मीनू को नहीं दिए थे, जिसकी वजह से वो लिखती है कि दीपक के घर पर रेड पड़ेगी और वैसा ही होता है, जिसकी वजह से दीपक के पास जो भी पैसे थे वो सारे जब्त हो जाते हैं। ये देखकर दीपक वहां से भाग निकलता है। जिसके बाद मीनू दीपक को एसएचओ बना देती है और वो खुद मुर्देशाही की जगह जाकर बैठ जाती है और इस तरह से वो आखिरकार गांजा क्वीन बन गई थी, जिसमें बंसी उसका बराबर का साथ दे रहा था। अब एक दिन राहु मीनू के पास पैसे लेकर आता है, जो देखकर मीनू काफी खुश होती है कि तभी इस बात का फायदा उठाकर केतु उस बुक को चुरा लेता है और दोनों बंसी को गन दिखाते हुए वहां से निकल जाते हैं। अब मीनू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्योंकि अब उसकी किस्मत उसके हाथ में नहीं थी। जिसके बाद किस्मत की किताब लेकर राहु और केतु फूफा चारूलाल के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि वो जो चाहे वो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फूफा कहता है कि राहु और केतु को खुद अपनी किस्मत लिखनी होगी। अब ये सुनने के बाद राहु और केतु सबका हिसाब करना शुरू कर देते हैं। पहली बारी आती है दीपक की, जहाँ वो दीपक को अपना असली रूप दिखाते हैं और दीपक से कहते हैं कि अगर उसने अपने सारे क्राइम कन्फेस नहीं किए तो उसके परिवार की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएगी, उसके बच्चे सड़क पर बूट पॉलिश करते हुए भीख मांगेंगे। अब ये देखकर दीपक काफ़ी डर जाता है, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर देता है क्योंकि उसने अपने सारे क्राइम कन्फेस कर लिए थे। जिसके बाद बारी थी मुर्देशाही की, तो वो उसके सामने जाते हैं, जिसके बाद वो उसे भी उसी तरह से मारते हैं जैसे कि मुर्देशाही लोगों को मारा करता था। अब बचे थे बंसी और मीनू, बट यहाँ पर राहु मीनू से प्यार करता था
इसलिए वो मीनू के मन में आवाज़ बनकर उसे बता देता है कि उसके घर में आज रेड पड़ने वाली है, जिसकी वजह से मीनू वहाँ से भाग जाती है और बंसी गांजे के साथ पकड़ा जाता है, जिसकी वजह से बंसी को सजा हो जाती है। बट मीनू वहाँ से भाग निकली थी। अब केतु को जब पता चलता है कि राहु ने ऐसा लिखा था कि मीनू वहाँ से भाग जाएगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि आखिर राहु ऐसा कैसे कर सकता है। जो सुनकर फूफा स्माइल करता है और कहता है कि उन्होंने बहुत अच्छी कहानी लिखी, जिसकी वजह से सारा जो इलीगल काम हो रहा था वो रुक गया। इसलिए वो उनसे कहते हैं कि अगर वो चाहे तो कहानी आगे लिख सकते हैं। वो अपनी ये कहानी ख़त्म करके दूसरी कहानी वहीं से शुरू कर सकते हैं जहाँ पर ये कहानी ख़त्म हुई थी। यानी कि इस मूवी का सेकंड पार्ट ज़रूर आएगा। बाकी बात रहे मीनू की, तो वो कहीं दूर चली गई थी, जहाँ पर वो राहु केतु के भजन गा रही होती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी राहु केतु मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।